नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को वर्ष 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पदोन्नति में आरक्षण के लिए मानदंड निर्धारित किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला युक्त क्षेत्र अधिग्रहण और विकास अधिनियम 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग की नीति को मंजूरी दी। श्रीलंका ने सभी विदेशी ऋणों पर डिफॉल्ट घोषित किया। ऑक्सफेम ने फर्स्ट क्राइसिस देन कैटास्ट्रोफे यानी कि पहले संकट और फिर विनाश रिपोर्ट जारी की। और इस अंक में बात करेंगे भारत के सौर विद्युत ऊर्जा लक्ष्य की और इसकी प्राप्ति और इसमें हुई गलतियों के बारे में। और आइए अब इस अंक की खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को वर्ष 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। यह अभियान 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल तक जारी रहेगा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की अभिशासन संबंधी यानी कि गवर्नेंस संबंधी क्षमताओं को विकसित करना है। इस योजना को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग 9 से बाहर के क्षेत्रों की ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं भी शामिल हैं, जहां पर पंचायतें मौजूद नहीं हैं। इस योजना के तहत कोई स्थायी पद सृजित नहीं किया जाएगा, लेकिन आवश्यकता के आधार पर एक समझौते के अधीन मानव संसाधन का प्रावधान किया जा सकता है। योजना की मुख्य विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 में शुरू किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक लागू करने को मंजूरी दी थी। ये योजना पंचायतों को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाती है। साथ ही विकास से जुड़े उन अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहयोग करती है, जिनके लिए महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण प्रयासों की आवश्यकता होती है। योजना का वित्त पोषण इस तरह से होगा। सामान्य राज्यों में केंद्र और राज्य का अनुपात 60 और 40 का होगा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में केंद्र और राज्य का अनुपात 90 और 10 का होगा। वहीं सभी केंद्र शासित प्रदेशों में ये 100% केंद्र सरकार द्वारा वहनीय होगा। योजना की अब तक की उपलब्धियों की बात करें तो पंचायतों को इसमें प्रोत्साहन दिया गया है। ई पंचायत पर मिशन मोड परियोजना शुरू की गई है। ई ग्राम स्वराज पर प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया गया है। लगभग 1.36 करोड़ निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों ने अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। इसमें नोट करने वाली बात है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्राम स्वराज अभियान विस्तारित से अलग है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति के तरीकों में बदलाव लाना है। अगली खबर पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पदोन्नति में आरक्षण के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। डीओपीटी ने केंद्र सरकार के सभी विभागों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की कमी पर डेटा एकत्र करने के लिए कहा है। ये डेटा सरकारी पदों में पदोन्नति में आरक्षण की नीति लागू करने से पहले एकत्रित किया जाएगा। डीओपीटी के ज्ञापन में उच्चतम न्यायालय द्वारा जनवरी 2022 में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया है। इस निर्णय में एम नागराज बनाम भारत संघ मामला 2006 के फैसले को सही ठहराया गया था। नागराज मामले में न्यायालय ने सार्वजनिक नियोजन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति के लिए 3 शर्तें प्रस्तावित की थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के संबंध में मात्रात्मक डेटा का संग्रह किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस डेटा को प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग से लागू किया जाना चाहिए। संवर्ग को पदोन्नति रोस्टर के संचालन के लिए एक इकाई माना जाएगा। पदोन्नति में आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 16(4)(a) राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है। नागराज बनाम भारत संघ मामला 2006 में उच्चतम न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के लिए पालन किए जाने वाले 3 मापदंड निर्धारित किए थे। जर्नैल सिंह बनाम LN गुप्ता मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये माना कि राज्यों को अनुसूचित
जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं है। इस अब तक के घटनाक्रम की बात करें तो वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था। वर्ष 1995 में 77वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा गया। इसमें पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है यदि राज्यों को इसकी जरूरत महसूस होती है तो। वहीं वर्ष 2006 में एम नागराज बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने संशोधन को बरकरार रखा, लेकिन कहा कि राज्य को मात्रात्मक डेटा के साथ पिछड़ेपन की पुष्टि करनी होगी। इसके बाद वर्ष 2012 में न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के वरिष्ठता नियमों, जिनमें की पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया था, इनको ये कहते हुए रद्द कर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ेपन पर कोई अध्ययन नहीं किया है। 2012 के ही सितंबर महीने में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने संविधान के 117वें संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया था। इसमें अनुच्छेद 16(4)A के स्थान पर ऐसे अनुच्छेद का उपबंध किया गया था जो सभी एससीज और एसटीज को पिछड़ा मानेगा। इसके बाद 2012 में ये विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया। इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, लेकिन वहां पर ये पारित नहीं हो सका और अंततः वर्ष 2014 में ये व्यपगत हो गया। इसके बाद वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय की एक 5 सदस्यीय पीठ ने कहा कि एससी या एसटी के लिए क्रीमी लेयर अपवर्जन सिद्धांत के साथ पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जा सकता है। वर्ष 2019 में पदोन्नति में आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई और उसके बाद वर्ष 2019 में केंद्र ने एक समीक्षा याचिका दायर की कि 7 सदस्यीय संविधान पीठ मामले की सुनवाई करे। और अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला युक्त क्षेत्र अधिग्रहण और विकास अधिनियम 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग की नीति को मंजूरी दी। कोयला युक्त क्षेत्र अधिनियम में किसी भी ऋण भार से मुक्त कोयला युक्त भूमि के अधिग्रहण का प्रावधान किया गया है। अधिग्रहण के बाद भूमि पर सरकारी कंपनी का स्वामित्व बना रहेगा। ये नीति इस तरह की भूमि के उपयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, बशर्ते वो भूमि कोयला खनन गतिविधियों के लिए अब उपयुक्त न रह गई हो। ऐसी भूमि से कोयले का खनन कर लिया गया हो या उसे कोयला रहित कर दिया गया हो। इस नीति का लाभ ये होगा कि ये कोल इंडिया लिमिटेड जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के भू क्षेत्रों को अवसंरचना विकास के लिए संयुक्त उद्यमों के माध्यम से निजी संस्थाओं को भी पट्टे पर दिया जा सकता है। इससे कोल इंडिया लिमिटेड को अपनी परिचालन लागत में कटौती करने में मदद मिलेगी। कोयला गैसीकरण परियोजनाएं भी व्यवहारिक बनेंगी क्योंकि कोयले को दूर दराज जगहों पर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन में मदद मिलेगी। एक अन्य संबंधित सुर्खियों में कोयला मंत्रालय माइन क्लोजर फ्रेमवर्क पर सहयोग के लिए विश्व बैंक के साथ विचार विमर्श कर रहा है। खान बंद करने की योजना के अंतर्गत पुनर्वास प्रक्रिया एक निरंतर कार्यक्रम है। इसके तहत खनन कार्यों द्वारा भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता में आई कमी को दूर किया जा सकता है। इस कमी को उसी स्तर पर दूर करना है जो सर्वमान्य हो। खान बंद करने के लिए दिशा निर्देश वर्ष 2009 और वर्ष 2013 में जारी किए गए थे। श्रीलंका ने सभी विदेशी ऋणों पर डिफॉल्ट घोषित किया। श्रीलंका ने अंतिम उपाय के रूप में कुल 51 अरब डॉलर के अपने सभी विदेशी कर्ज चुकाने में असमर्थता प्रकट करते हुए स्वयं को डिफॉल्ट घोषित कर दिया। ये द्वीपीय देश एक गंभीर आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। इससे सोवेरेन डिफॉल्ट जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कर्ज चुकाने की असमर्थता से जुड़ी इस घोषणा का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समर्थित रिकवरी प्रोग्राम से पहले सभी कर्जदाताओं के साथ उचित और न्याय संगत व्यवहार सुनिश्चित करना है। और आइए अब आपको बताते हैं कि क्या होता है ये सोवेरेन डिफॉल्ट। जब एक संप्रभु सरकार निर्धारित समय पर मूलधन और उसका ब्याज भुगतान करने में विफल रहती है तो उसे सोवेरेन डिफॉल्ट कहा जाता है। और सोवेरेन डिफॉल्ट के परिणाम ये होते हैं कि कर्ज का निपटान करने से सरकार पर ऋणदाताओं का बकाया कुल कर्ज कम हो जाता है। इसके साथ ही मूलधन और ब्याज की अदायगी भी कम हो जाती है। हालांकि इससे देश की क्रेडिट रेटिंग कम हो जाती है और निवेशकों के लिए वो कम आकर्षक हो जाता है और इसकी वजह से देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड बाजार से नए फंड प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। बाहरी ऋण पर स्वयं को डिफॉल्ट घोषित करने वाला श्रीलंका पहला देश नहीं है। वर्ष 2020 में लेबनान, अर्जेंटीना, बेलीज, जाम्बिया और सूरीनाम ने भी स्वयं को डिफॉल्ट घोषित कर लिया था। वर्ष 2015 में ग्रीस यानी कि यूनान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए कर्ज पर स्वयं को डिफॉल्ट घोषित करने वाला पहला विकसित देश बन गया था।
अगली खबर महत्वपूर्ण संस्थान की रिपोर्ट पर आधारित है। ऑक्सफैम ने फर्स्ट क्राइसिस देन कैटास्ट्रॉफ यानी कि पहले संकट फिर विनाश रिपोर्ट जारी की। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में 26.3 करोड़ अतिरिक्त लोग चरम निर्धनता से ग्रसित हो जाएंगे और इसके लिए कई कारण संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे, जैसे कि कोविड-19 का प्रभाव, असमानता और खाद्य एवं ऊर्जा मूल्य मुद्रास्फीति, यूक्रेन में जारी युद्ध की वजह से मुद्रास्फीति का तीव्र होना आदि। इन सब के परिणाम स्वरूप कुल 86 करोड़ लोग 1.90 प्रतिदिन की आय पर चरम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे होंगे। इस रिपोर्ट में कई प्रमुख सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा के लिए एक वैश्विक कोष का निर्माण। इसके तहत सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण तंत्र स्थापित करने की जरूरत है। ये कम आय वाले देशों को अपनी आबादी के लिए आवश्यक आय सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा कीमतों पर नियंत्रण कई उपायों से संभव हो पाएगा, जैसे कि मुख्य खाद्य पर मूल्य वर्धित करों में कटौती और आय समर्थन प्रदान करने के लिए कैश ट्रांसफर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को स्थानीय और क्षेत्रीय खाद्य प्रणालियों के विकास का समर्थन करना चाहिए। इसके अलावा कृषि उद्योग से जुड़ी बड़ी कंपनियों के साथ अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिए। साथ ही नहीं भुगतान किए जाने वाले ऋणों को रद्द करने के लिए सभी निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों के वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में सभी ऋण भुगतानों को रद्द किया जाना चाहिए और एक संप्रभु ऋण पुनर्संरचना तंत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विशेष आहरण अधिकारों यानी SDR को फिर से आवंटित करना और फिर से जारी किया जाना चाहिए। IMF के अंतर्गत SDRs को पुनः आवंटित किया जाना चाहिए। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि ये कर्ज मुक्त और शर्त मुक्त हो। अतिरिक्त सहायता में वृद्धि करने के लिए निम्न आय वाले देशों को प्रदान की जाने वाली आपातकालीन सहायता में वृद्धि की जानी चाहिए। और अगली खबर नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। बात करेंगे भारत के सौर विद्युत ऊर्जा लक्ष्य की, इसके अलावा इसकी प्राप्ति की और इस प्राप्ति में हुई चूक के बारे में। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के अपने लक्ष्य की प्राप्ति से चूक जाएगा। अप्रैल 2022 तक 100 गीगावाट लक्ष्य के केवल 50% लक्ष्य को पूरा किया गया है। कुल 100 गीगावाट के लक्ष्य में 60 गीगावाट यूटिलिटी स्केल और 40 गीगावाट रूफटॉप सौर क्षमता शामिल है। भारत में सौर ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो वर्ष 2011 से भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 59% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ोतरी हुई है। भारत में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता वर्ष 2011 की 0.5 गीगावाट से बढ़कर वर्ष 2021 में 55 गीगावाट हो गई थी। भारत वर्तमान में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में विश्व में 5वें स्थान पर है। लक्ष्य प्राप्ति में विफलता के कई कारण हैं, जैसे कि कोविड महामारी की वजह से आपूर्ति श्रृंखला बाधित रही है। नेट मीटरिंग यानी ग्रिड को अधिशेष बिजली वापस देने वाले उपयोगकर्ताओं को बदले में भुगतान करना, जिसकी की अपनी सीमाएं हैं। आयातित सेल और मॉड्यूल पर कर भी एक बड़ी समस्या रही है। इसी संदर्भ में कुछ सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि नेट मीटरिंग और बैंकिंग सुविधाओं के लिए विनियमन सुसंगत होना चाहिए। साथ ही इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। राज्यों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए पूंजीगत सब्सिडी दी जानी चाहिए। भारत सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन या राष्ट्रीय सौर मिशन 2010 में लॉन्च किया था। इसके तहत वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट और वर्ष 2030 तक 300 गीगावाट की कुल सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे कुछ अन्य मुद्दों के बारे में। भारत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग फ्रेमवर्क 2023 से 27। ये भारत में संयुक्त राष्ट्र की 26 संस्थाओं की योजनाओं और कार्यक्रमों की संपूर्णता को दर्ज करने वाला एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 एजेंडा के 4 स्तंभों को भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करना है, यानी अलाइन करना है। ये 4 स्तंभ हैं: लोग, समृद्धि, गृह और भागीदारी। और इसके 6 परिणाम क्षेत्र हैं, जिनमें शामिल है स्वास्थ्य और कल्याण, पोषण और भोजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक विकास और उत्कृष्ट कार्य, पर्यावरण, जलवायु, वॉश और लचीलापन। इसके अलावा लोगों, समुदायों और संस्थाओं को सशक्त बनाना। ये भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क के मध्य एक सहयोग ढांचा है। पहला सहयोग ढांचा वर्ष 2018 से 22 तक की अवधि के लिए था। वर्ष 2023 से 27 के लिए इसे नवीनीकृत किया जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने पर इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
गैर संचारी रोगों पर वैश्विक समझौता। ये सरकार प्रमुखों का एक समूह है। इसकी स्थापना गैर संचारी रोगों से होने वाली 1/3 आकस्मिक मौतों को कम करने के लिए निर्धारित लक्ष्य में तेजी लाना है। ये लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को चिरकालिक यानी कि हमेशा रहने वाले रोगों के रूप में भी जाना जाता है। ये लंबी अवधि के होते हैं। ये सामान्य रूप से आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरणीय और व्यवहारिक कारकों के संयोजन का परिणाम होते हैं। उदाहरण के लिए हृदय रोग जैसे कि दिल का दौरा और स्ट्रोक, कैंसर, पुराने श्वसन रोग आदि को इसमें शामिल किया जाता है। हालांकि इन्हें काफी हद तक रोका जा सकता है और इनका इलाज भी संभव है। फिर भी ये रोग वैश्विक स्तर पर 10 में से 7 लोगों की मृत्यु का कारण बनते हैं। घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकेंद्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली व्यक्तिगत घरों, अपार्टमेंट, ब्लॉक या छोटे सामुदायिक आवासों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को उसके उत्पत्ति स्थल के पास ही उपचारित करती है। इसका उपयोग ग्रे और ब्लैक दोनों तरह के घरेलू अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण के लिए किया जाता है। इस प्रणाली में शामिल है प्राथमिक उपचार, जिसके तहत निपटान टैंक या सेप्टिक टैंक में पूर्व उपचार और अवसादन शामिल है। दूसरा होता है अवरोध युक्त संयंत्रों में द्वितीयक अवायवीय उपचार, और तीसरा वायवीय या अवायवीय उपचार रीड बेड है। ये एक तरह की घास होती है और उसके अलावा तालाबों में पॉलिशिंग की जाती है। टाइम बैंकिंग। टाइम बैंक महिलाओं के बीच सहकारिता के आधार पर समय साझा करने की व्यवस्था पर केंद्रित है। इसमें 1 घंटा एक मुश्त क्रेडिट के बराबर होता है, भले ही निष्पादित सेवा या प्रत्येक व्यक्ति का कौशल या लैंगिक स्तर कुछ भी हो। टाइम बैंकिंग को परित्याग किए गए समय के संदर्भ में एक अवैतनिक गतिविधि की अवसर लागत के रूप में देखा जा सकता है। सेवा के आदान प्रदान के प्रत्येक घंटे के लिए सेवा प्रदाता को एक टाइम क्रेडिट प्राप्त होता है और लाभार्थी द्वारा एक टाइम क्रेडिट का भुगतान किया जाता है। कुष्ठ रोग पर कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 ये एक वार्षिक पुरस्कार है। इसे गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। उपराष्ट्रपति ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को ये पुरस्कार प्रदान किया है। कुष्ठ रोग या हैंसेन रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होने वाला एक चिरकालिक संक्रामक रोग है। ये त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन पथ की श्लेष्मा सतहों और आंखों को प्रभावित करता है। भारत ने वर्ष 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम आरंभ किया था। भारत ने कुष्ठ रोग को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। अब भारत में प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक मामला कुष्ठ रोग का पाया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII को निर्देश दिया है कि वो वर्णांधता से पीड़ित उम्मीदवारों को फिल्म निर्माण एवं एडिटिंग कोर्स से बाहर न करे। वर्णांधता रोग से पीड़ित व्यक्ति कुछ रंगों, सामान्य तौर पर हरे और लाल रंग के बीच अंतर करने में असमर्थ होता है और कभी कभी नीला रंग भी इसमें शामिल होता है। इसका कारण ये होता है कि ज्यादातर मामलों में ये विकार जन्मजात होता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में ये बाद में भी विकसित हो सकता है। ग्लूकोमा, मधुमेह, अल्जाइमर, पार्किंसंस आदि जैसी चिकित्सकीय स्थितियां जोखिम को और बढ़ा सकती हैं। देवघर मंदिर झारखंड, इसे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। देवघर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग एक मंदिर होता है जहां भगवान शिव की पूजा प्रकाश के एक प्रज्वलित स्तंभ के रूप में की जाती है। अन्य 11 ज्योतिर्लिंग हैं। गुजरात में सोमनाथ, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, उत्तराखंड में केदारनाथ, महाराष्ट्र के पुणे में भीमाशंकर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्वनाथ, महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के औंधा में औंधा नागनाथ, तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामेश्वर और महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट एलोरा में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हॉर्न ऑफ अफ्रीका 40 वर्षों में अपने सबसे खराब सूखे का सामना कर रहा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया शामिल हैं। सोमालिया और पूर्वी इथियोपिया को एक साथ सोमाली प्रायद्वीप कहा जाता है। ये अफ्रीका का सबसे पूर्वी विस्तार है। प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा लाल सागर के दक्षिणी तट से लगती है। इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो सोमालिया और इरिट्रिया के तट हैं यहाँ पर।
इसके अलावा ओगाडेन मरुस्थल और इथियोपियाई उच्च भूमि सहित विविधतापूर्ण भू विशेषताएं हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून प्रभावों के कारण तराई क्षेत्र विशेष रूप से सूखा यानी शुष्क है। यहाँ की मुख्य नदियां हैं नील और जुबा शबेले नदी। और इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर लिसनिंग।